तो मैंने क्या कहा कि हेलोथेन जो है इससे जो इंडक्शन होती है वो डिलेड होती है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू सिवोफ्लोरेन, इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस सिवोफ्लोरेन है, ठीक है ना। उसके बाद हेलोथेन है, ठीक है ना। याद रखो आइसोफ्लोरेन इज़ अ पंजेंट गैस एंड इज़ नॉट यूज फॉर इंडक्शन। याद रखो आइसोफ्लोरेन इज़ अ पंजेंट गैस and is not used for induction, not used for induction, याद रखना है आपने, ठीक है ना। यू रिमेंबर व्हेन अनुरेथेन अनुगिनेन असेओटी, जबकि निसरान के सियोफ्लोरेन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, और दूसरी जो है वो हेलोथेन है, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एयरवे मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। डेफिनेटली एक बंदे को बेहोश किया है तो उसकी एयरवे मैनेज तो करोगे आप डेफिनेटली, और उसको वेंटिलेट भी करोगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, देखिए एक बार जब इंडक्शन आप देते हैं पेशेंट को तो एयरवे मैनेजमेंट इज़ मैंडेटरी है कहता है, ठीक है ना। अब ये एयरवे मैनेज कैसे की जाती है? ये एयरवे मैनेज सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस के ज़रिए की जाती है। सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इनमें से 3 हैं, LMA लेरिंजियल मास्क एयरवे, नंबर 2 ETT एंडोट्रेकियल ट्यूब, और नंबर 3 है आई जेल, ठीक है ना। क्या है? आई जेल, ठीक है। स्पेशली बुक में लिखा है कि ये अलग लिखा है, ठीक है। सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस में ये जो ETT है ये अलग लिखा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सुप्राग्लोटिक डिवाइस, ठीक है। तो ETT अलग लिखा है, और सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस में एग्जांपल्स में लेरिंजियल मास्क एयरवे और आई जेल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा याद रखें, गुड एयरवे अगर आपके पास है पेशेंट को, उसका मतलब ये है कि सेफ एनेस्थीसिया, ठीक है। ठीक है। डेफिनेटली जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, GA देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उस पेशेंट में डेफिनेटली मसल रिलैक्सेंट्स भी तो हम देते हैं ना। फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया के लिए अगर हम कोई प्रोपोफॉल देते हैं फॉर एग्जांपल, तो मसल रिलैक्सेशन के लिए भी तो हम सक्सामिथोनियम वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये मसल रिलैक्सेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम GMA देते हैं मसल रिलैक्सेशन, तो मसल्स की टोन लॉस हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है ना। अब मसल्स इंक्लूडिंग रेस्पायरेटरी मसल्स, अब रेस्पायरेटरी मसल्स की टोन लॉस होगी तो पेशेंट तो खुद रेस्पायरेशन कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट अनएबल होगा टू कीप एयरवे ओपन, ठीक है। अब अगर हम कुछ ना करें तो पेशेंट तो एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए हमें इसका एयरवे जो है ओपन रखना बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है। ठीक है ना। तो जो लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज़ करते हैं हम सर्जरी में, ठीक है ना, उसके नतीजे में क्या होता है, मसल रिलैक्स होते हैं, पेशेंट कांट ब्रीथ, इसलिए हमें क्या चाहिए होती है, पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी पड़ती है, ओके। ठीक है ना। तो जैसे हम शुरू में शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस देते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली मसल टोन तो रिड्यूस होगी, ठीक है। कफ रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। मसल टोन रिड्यूस होगी, कफ रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाएगा। तो फिर हम मैनुअल मेथड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नेक एक्सटेंशन हो गई, अच्छा चिन लिफ्ट हो गई, और जॉ थ्रस्ट हो गई, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे जो टंग होती है ना, टंग ऐसे जाके पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के साथ लगती है, तो इसको क्लियर करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। जब एक बार ये क्लियर हो जाती है, टंग नीचे आती है, तो ये रास्ता खुल जाता है, एयरवे क्लियर हो जाता है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, बेक मास वेंटिलेशन से, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद लेरिंजियल मास्क एयरवे या ETT हम इंसर्ट करते हैं, एंड पेशेंट इज़ अलाउड टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली और वेंटिलेटेड, ठीक है ना। देखिए 2 ऑप्शन से स्पॉन्टेनियस ब्रीथ करने के लिए छोड़ सकते हैं या वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है, ठीक है ना। LMA लेरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है ना। ये क्या होता है देखते हैं,
इट इज़ इंसर्टेड वाया माउथ, मुंह के ज़रिए ये इंसर्ट किया जाता है, एंड प्रोड्यूसेस अ सील अराउंड द ग्लोटिस ओपनिंग एंड प्रोवाइड्स रिलायबल मेथड ऑफ मेंटेनिंग एयरवे. It produces a seal around glottis opening and it is a reliable method of airway maintenance. ठीक है, याद रखो laryngeal mask airway is a reliable method of क्या, airway maintenance. ठीक है ना. LMA प्लेसमेंट देखें, इट इज़ लेस इरिटेटिंग होती है ये, इट इज़ लेस ट्रॉमेटिक होती है. ठीक है, और इवन कैन बी टॉट टू नॉन एस्थेटिक्स पैरामेडिकल स्टाफ, इवन OTAs वगैरह को हम ये सिखा सकते हैं. लेरिंजियल मास्क एयरवे, याद रखो लेरिंजियल मास्क एयरवे इज़ यूजफुल फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स. ठीक है, ठीक है ना. ये देखें, ये लेरिंजियल मास्क एयरवे की पिक्चर है और ये ऐसे लगाया जाता है. ठीक है ना, ये देखें. ठीक है ना. अब देखिए मसल रिलैक्सेशन इन इंट्यूबेशन. याद रखो कि बिफोर इंट्यूबेशन कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट रहे और लेरिंग्स विजिबल हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ठीक है ना. सक्सामिथोनियम यूज़ किया जाता है. ये एक वेरी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है और इसकी डोज क्या होती है, 1.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देता है. और इसका एक्शन कब स्टार्ट होता है, विद इन सेकेंड्स ये स्टार्ट होता है और इट रिमेन्स फॉर फ्यू मिनट्स. सक्सामिथोनियम का एक्शन. ठीक है ना. सक्सामिथोनियम एक डीपोलराइजिंग एजेंट है, याद रखें. इसके बारे में पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है. ठीक है, ठीक है ना. तो सक्सामिथोनियम देने के बाद जब कफ रिफ्लेक्स गायब हो जाता है और पेशेंट का लेरिंग्स विजिबल होता है तो फिर पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है. ठीक है ना, लेरिंगोस्कोप के ज़रिए. इसमें वोकल कॉर्ड्स देख के इंट्यूबेट करते हैं, याद रखें. लेरिंगोस्कोप के ज़रिए फिर हम वोकल कॉर्ड्स को विजुअलाइज करते हैं और वो इंसर्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब प्लेसमेंट ऑफ ETT ठीक हुई या नहीं, ये कैसे पता करते हैं. देखिए प्लेसमेंट ऑफ ETT, ठीक है ना. तो लेरिंगोस्कोप के ज़रिए वोकल कॉर्ड्स विजुलाइज करके ETT डालेंगे. ETT ठीक हुई है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे. या तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इक्वल चेस्ट मूवमेंट्स, बायलेटरल इक्वल बायलेटरल, एयर एंट्री इक्वल बायलेटरल, ये नहीं करते हैं, ये करते हैं. या फिर ऑस्कल्टेट करते हैं. देखो, या तो ऐसे पेशेंट को देखते हैं कि बायलेटरल इक्वल चेस्ट मूवमेंट है कि नहीं है, या फिर ऑस्कल्टेट करते हैं, दोनों साइड्स पे एयर एंट्री चेक करते हैं. अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ETT सही पास हुई है. ठीक है ना. अब एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि वाई सक्सामिथोनियम इज़ यूज बिफोर इंट्यूबेशन, वाई सक्सामिथोनियम इज़ यूज बिफोर इंट्यूबेशन. ठीक है. ठीक है ना. सक्सामिथोनियम का के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये एक डीपोलराइजिंग एजेंट है. ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है. ठीक है, और ये क्या करता है, एक बार जब हम देते हैं तो विद इन सेकेंड्स ये इसका एक्शन स्टार्ट होता है फ्यू मिनट्स तक. ठीक है, और फैसिलिटेट करता है एंडोट्रेकियल ट्यूब की इंट्यूबेशन के लिए. ठीक है ना. और ये देखें इसकी जो वेरी रैपिड एक्शन इसका 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक ये रहता है. ठीक है ना. सक्सामिथोनियम इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग, 2 से 5 मिनट ये कहा गया है मैक्सिमम रेंज में. ठीक है, में ये फिर एंड हो जाता, ख़त्म हो जाता है. सो इफ़ ETT फेल्स पेशेंट कैन बी ब्रॉट टू स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ऑल्सो. ठीक है, तो इसलिए सक्सामिथोनियम जो है वो बहुत कारआमद साबित होता है. ठीक है ना. अब जो ETT होती है, ETT में एक कफ लगा होता है. ये जो कफ बहुत काम का होता है. इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है को फैसिलिटेट करता है. एक बात ये है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को, PPV. दूसरी बात ये है कि इट प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेशन, यानी कि एस्पायरेशन नहीं होती इससे. देखिए, एक तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को ये फैसिलिटेट करता है और दूसरा गैस्ट्रिक कंटेंट्स की एस्पायरेट नहीं कर पाता पेशेंट. ठीक है. ठीक है ना. तो ये दो बातें हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है सक्सामिथोनियम का. ठीक है ना. सक्सामिथोनियम के डिसएडवांटेजेस जो है, इट कॉजेज हाइपरकेलीमिया, इट कॉजेज हाइपरथर्मिया जिसको मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बोलते हैं. ठीक है. इट कॉजेज ब्रेडिकार्डिया और इट कॉजेज मसल एक्स पेन्स. ठीक है, मायालजिया जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं सक्सामिथोनियम की. ठीक है, देखें सक्सामिथोनियम की जो अगर आप इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे जाएंगे ना तो ये चीज़ें आपको ऐसे आसानी से समझ आएंगी. ठीक है ना. देखिए, एक बात याद रखें, सक्सामिथोनियम एक होता है सक्सामिथोनियम. ठीक है, सक्सामिथोनियम, और एक होता है सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल
कोलिन, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। अच्छा, दिस इज़ ऑल वन थिंग, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। और जो है ये डीपोलराइजिंग एजेंट है, डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, याद रखें। ठीक है, देखें सक्सामिथोनियम जो है, अब देखें पैरासिम्पैथोलिटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स देखें तो यानी कि एंटीकोलिनर्जिक, ये स्टाइल कोलिन नहीं है, एंटीकोलिनर्जिक्स लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, ठीक है ना, एंटी मस्करिनिक्स और एंटी निकोटिनिक्स। फिलहाल एंटी मस्करिनिक्स को रहने दें क्योंकि हमारे सक्सामिथोनियम का ताल्लुक एंटी मस्करिनिक्स से नहीं है। अब जो एंटी निकोटिनिक्स हैं ये दो किस्म के, फर्दर दो किस्म के होते हैं ये, ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स और जंक्शन ब्लॉकर्स, जीबी और जेबी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखें कि जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, ये डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। जो जेबी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स भी दो तरह के होते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक है। अब जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स हैं इसमें डीपोलराइजिंग एजेंट्स में निकोटीन है, ठीक है। अच्छा, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स में ट्राइमेथोफान और मिकामिलामीन है। जबकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स, क्योंकि हमारा ताल्लुक इधर है ना न्यूरोमस्कुलर में, इसमें जो डीपोलराइजिंग है वो सक्सिनाइल कोलिन यानी सक्सामिथोनियम है। इट्स एन एगोनिस्ट, याद रखें, मैंने इधर बताया हुआ है दूसरी वीडियोस में कि ये एगोनिस्ट है, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसमें आपने फिर ये पिक याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह जो नॉन डिपोलराइजिंग है उसमें क्यूरियम जितने भी सिसेट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, ठीक है, पैनक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, ट्यूबोक्यूरालीन, मीवाक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम, ये सारे के सारे, और ये एंटेगोनिस्ट हैं, याद रखें, दीज आर नॉट एगोनिस्ट, ये एंटेगोनिस्ट हैं। इसकी जितनी भी सारी डिटेल है वो मैंने पहले बताई हुई है इन वाइवीस में, ठीक है ना, इन दोनों में बताई हुई है। ठीक है ना। अब जो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन क्या चीज़ होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो वेरियस रीजंस की वजह से जो इंट्यूबेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में हमें बैग मास वेंटिलेशन का यूज़ करनी चाहिए, और इसमें यूज़ ऑफ फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप के ज़रिए हमें ये वेंटिलेट करना चाहिए पेशेंट को। और इसमें क्या होता है, ऐसे नज़र आ रही होती है, ठीक है ना, ईटीटी जब हम डालने की कोशिश करते हैं तो जो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप के ज़रिए अंडर विजन हम ईटीटी डालते हैं। याद रखें, डबल लुमेन जो ट्यूब होती है, जो है डबल लुमेन जो ट्यूब होती है ना, ईटीटी, दैट इज़ यूज इन थोरेसिक सर्जरी, ठीक है ना। मंसूर लोग ये यूज़ करते होंगे, ठीक है, डबल लुमेन थोरेसिक सर्जरी में डबल लुमेन ट्यूब। इससे क्या करते हैं, हम एक लंग को कोलैप्स करते हैं, दूसरे लंग को चलने देते हैं डबल लुमेन ट्यूब के ज़रिए, ठीक है। यानी कि जिस लंग में हमने काम करना होता है ना उसको हम कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार पेशेंट अगर इंट्यूबेशन हो चुकी हो ना पेशेंट की, तो उसके बाद यानी कि किसी चीज़ से ईटीटी या लेरिंजियल मास एयरवे से एयरवे इंट्यूबेट होकर सिक्योर हो चुका हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की वेंटिलेशन पे तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। याद रखो, एनेस्थीसिया मशीन में क्या होता है, एक ब्रीदिंग सर्किट होता है, ठीक है ना, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस ब्रीदिंग सर्किट के साथ हम क्या लगाते हैं, ये ईटीटी लगाते हैं और ये एलएमए लगाते हैं। जो भी पेशेंट को लग गई होगी इन दोनों में से, वो हम ब्रीदिंग सर्किट के साथ अटैच करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम जो पैरामीटर्स जो एडजस्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, मोड ऑफ वेंटिलेटर हो गया यानी कि FiO2 और पीप हम सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और फिर वेंटिलेशन इज़ कंटिन्यूड उसके बाद, ठीक है ना। अब मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में हमने क्या करना है, ठीक है, ठीक है। एक बार इंडक्शन हो जाए पेशेंट की, तो उसको वेंटिलेट करते हुए रखना है हमने जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता, और इस दौरान फिर हमें एनेस्थीसिया भी मेंटेन करना होता है। ये सिंपली मैं आपको बताऊं, एक बार इंडक्शन हो जाए, ठीक है,
एक बार इंडक्शन हो जाए, इंटूबेशन हो जाए और इंडक्शन हो जाए, तो हमने एनेस्थीसिया को मेंटेन करना है और हमने वेंटिलेशन को मेंटेन करना है, ठीक है ना। अब एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस में ये है कि हमने क्या का ख्याल रखना होता है कि पेशेंट की अनकॉन्शियसनेस जारी रहे जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता, पेशेंट का एनाल्जेसिया कंटिन्यू रहे जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता, पेशेंट की मसल रिलैक्सेशन का ये जो ट्रायड मैंने पहले भी बताया था, ये कंटिन्यू रहे जब तक कि सर्जरी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। अब ये कैसे किया जाता है? इट इज़ अचीव्ड बाय गिविंग अ मिक्सचर टू द पेशेंट। इस मिक्सचर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है और हेलोथेन या आइसोफ्लुरेन भी होती है, ठीक है ना। और ये मिक्सचर फिर हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया मशीन के ज़रिए देते हैं पेशेंट को, और तब तक देते हैं जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता। याद रखें, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इट इज़ अ वेरी गुड एनाल्जेसिक, इट कीप्स पेशेंट पेन फ्री। नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड के ज़रिए हम पेशेंट को पेन फ्री रखेंगे और हेलोथेन या आइसोफ्लुरेन के ज़रिए हम पेशेंट को स्लीप में रखेंगे, लेकिन ये पुअर एनाल्जेसिक्स हैं, याद रखें। हेलोथेन और आइसो या सीवोफ्लुरेन ये पुअर एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है ना। तो देखें, ये हेलोथेन हम एनेस्थीसिया के लिए दे रहे हैं। ट्रायड कैसे मुकम्मल करेंगे, ये देखें, जो अनकॉन्शियसनेस हम हेलोथेन के ज़रिए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो एनाल्जेसिया है वो नाइट्रस ऑक्साइड के ज़रिए दे रहे हैं। अब मसल रिलैक्सेंट रहता है तो वो हम एट्राक्यूरियम देते हैं, एट्राक्यूरियम उसके लिए, ठीक है। साथ में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देते रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो डेफिनेटली चाहिए होती है पेशेंट को। एट्राक्यूरियम के बारे में एक बात याद रखें कि इट इज़ यूज्ड इंटरमिटेंटली फॉर मेंटेनेंस ऑफ मसल रिलैक्सेशन। इंटरमिटेंटली यूज़ की जाती है मसल रिलैक्सेंट सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। आपको याद होगा जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट कभी कभी वो होता है, ठीक है ना, कंट्रैक्ट करता है मसल्स, ठीक है ना। तो इस टाइम हम इंटरमिटेंटली एट्राक्यूरियम देते होते हैं। याद रखो, एट्राक्यूरियम इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एट्राक्यूरियम इज़ एथरा इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एक और बात याद रखें कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है, although it is a good analgesic, ठीक है ना, बट इट इज़ जो है वीक एनेस्थेटिक, ठीक है। इट इज़ अ गुड एनाल्जेसिक बट वीक एनेस्थेटिक। नाइट्रस ऑक्साइड का जो यूज़ है ना, इट इज़ डिक्लाइनिंग। वाई? इट इज़ अ गुड एनाल्जेसिक, बात सही है, वीक एनेस्थेटिक है, ठीक है, लेकिन इट कॉजेज पोस्ट ऑफ नोजिया एंड पोस्ट ऑफ वोमिटिंग। ये आपने पॉइंट याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, ठीक है ना। अब जो एनेस्थेटिस्ट है हमारा डॉक्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, दिस एंड दैट। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन, एडिक्वेट एनाल्जेसिया, एडिक्वेट एमनीजिया, मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी, ठीक है, रिप्लेसमेंट हार्ट रेट, दिस एंड दैट, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, ये भी एनेस्थेटिस्ट का काम है। ब्लड लॉस का रिप्लेसमेंट, ये भी एनेस्थेटिस्ट का काम है। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी आपको एनेस्थेटिस्ट के साथ पाला पड़ गया तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि फ्लूइड्स और ब्लड लॉस को मेंटेन करना एनेस्थेटिस्ट का काम है, वाइटली स्टेबल रखना, ठीक है। ठीक है, डेफिनेटली सर्जन खुद तो जाके फ्लूइड लगाने में नहीं लगेगा ना, ये एनेस्थेटिस्ट का काम है, ठीक है।